हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या किसी भी व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में बायोलॉजी यानी कि साइंस पूछी जाती है और साइंस में ऐसे महत्वपूर्ण आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु से इटाई इटाई रोग होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कैडमियम। वो मेटल कौन सी होती है, धातु कौन सी होती है? कैडमियम, जिसके कारण हमें कौन कौन सी बीमारी हो जाती है? इटाई इटाई। इसका आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सीधा पूछा जाता है कि जो इटाई इटाई रोग होता है वो किस धातु की वजह से होता है, तो उसका नाम होता है आपका कैडमियम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है तो ये किसके लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, यानी कि जो आपकी टीबी होती है उसमें आपका एक प्रकार से रक्षा करने वाला जो टीका होता है उसका नाम क्या होता है? बीसीजी। ये आपको याद रखना है, जो बीसीजी का टीका होता है वो किसके लिए लाभकारी होता है? तो वो होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो सभी आपके प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे और कहीं ना कहीं वो आपसे फिर से रिपीट में पूछे जाएंगे। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनास साल्क ने किस रोग के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पोलियो वैक्सीन। जो पोलियो वैक्सीन थी उसके जो आविष्कारक थे उनका नाम क्या था? जोनास साल्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका पोलियो का एक फैक्ट और आपको याद होना चाहिए, वो कौन सा है? तो वो है आपका पोलियो दिवस। आपसे पूछा जाए कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ये बात भी आपको नोट करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर को आपका पोलियो दिवस होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर किस रोग में बढ़ जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डायबिटीज, जो जिसे हम बोलते हैं मधुमेह रोग। तो मधुमेह जो रोग होता है आपका, उसमें रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? एक प्रकार से शर्करा की। और मैंने क्या कहा था आपको, वेरी इंपॉर्टेंट करके याद करवाया था कि जो आपकी ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ब्लड शर्करा बोलते हैं। एक प्रकार से जो रक्त की शर्करा होती है उसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज। यानी कि हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही एक प्रकार से क्या कहलाता है? आपका डायबिटीज कहलाता है। और आपको एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होना चाहिए, जो आपका डायबिटीज होता है या फिर हम कह सकते हैं ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ जाती है तो इसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? तो उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके ग्लूकोज की मात्रा का संतुलन बनाए रखता है ताकि आप डायबिटीज से बचे रहें। तो आप पे आपका आंसर क्या होगा? डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क अर्थात किडनी से मूत्र की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो उस हार्मोन का नाम होता है एडीएच। एडीएच एक हार्मोन होता है जो आपकी मूत्र की मात्रा का क्या करता है? ये संतुलन करता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रस्तुत रेडियोधर्मी समस्थानिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका आंसर होगा आर्सेनिक 74। तो जो आपका आर्सेनिक 74 होता है वो क्या करता है? तो आपका जो ट्यूमर होता है उसकी पहचान के लिए यूज में होता है, या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका ट्यूमर होता है उसके उपचार में किसका यूज होता है? तो वहाँ पे होता है आपका आर्सेनिक 74 का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कराने जा रहा हूं जो कि आपको नोट करने चाहिए क्योंकि वो कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे कि आपसे कोबाल्ट 60 पूछा गया है कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट 60 का उपयोग हम किस में करते हैं? तो जो कैंसर रोग होता है उस कैंसर रोग में किसका यूज किया जाता है? तो उसमें किया जाता है कोबाल्ट 60 का। इसके अलावा आपको और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, जैसे कि सोडियम 24 Na24 का यूज किस में होता है? तो जो आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है उसका पता लगाने में किसका यूज होता है? तो उसमें होता है सोडियम 24। ये बात भी आपको नोट करनी है। इसके अलावा कुछ फैक्ट और हैं जो आपको नोट करने चाहिए, वो आप नोट करते रहिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे आपका नेक्स्ट फैक्ट है C14, जिसे हम बोलते हैं कार्बन 14। तो इसका यूज किस में होता है? तो इसका यूज होता है आपके जो जीवाश्म होते हैं उन जीवाश्मों का पता लगाने में। जीवाश्म का पता लगाने में किसका यूज होता है? तो वहाँ पे होता है कार्बन 14 का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कई बार पूछा गया है। इसके अलावा आप नोट करेंगे आगे एक नेक्स्ट फैक्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, F59। F59 ये किस में आपका उपयोग होता है? तो जो आपका कहीं ना कहीं खून की कमी हो जाती है हमारे ऑर्गन के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि आरबीसी की कमी। और खून की कमी क्या होती है आपकी? एक प्रकार से अनीमिया होती है। तो जब भी हमें अनीमिया हो जाता है या खून की कमी हो जाती है तो उसका पता करने में किसका यूज होता है आपका?
F59 का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक फैक्ट और है जो पता होना चाहिए, उसको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे आपने सुना होगा फास्फोर्स, तो फास्फोर्स एक होता है 30, एक होता है फास्फोर्स आपका 32। ये दोनों ही आपके फास्फोर्स 30 और फास्फोर्स 32 किस काम में आते हैं? तो ये आते हैं आपके ब्लड कैंसर में। तो ब्लड कैंसर के उपचार में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। ब्लड कैंसर के उपचार में किसका यूज होता है? तो फास्फोर्स 30 और फास्फोर्स 32। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट और फैक्ट है जो भी आप नोट करके रखेंगे, उसका नाम है आपका आयोडीन 131। कौन सा है? आयोडीन 131। तो जो आपका आयोडीन होता है, आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग, जिसे हम ग्वाइटर रोग बोलते हैं, वही ये आपका आयोडीन है। तो आयोडीन का उपयोग किस में होगा? तो जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, ये जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानते हैं हम किसको? थायराइड ग्रंथि, जिसका आकार कैसा होता है? एच आकार की होती है। कौन से आकार की होती है? एच आकार की, जिसे ही हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि जो भी एक्टिविटी करती है उसका पता करने में आयोडीन 131 का यूज होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपने सभी फैक्ट नोट कर लिए होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो वो कौन सी होती है? आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि आपके शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? वो बताई थी मैंने अभी, थायराइड ग्रंथि, जिसमें आपकी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस प्रकार का विषाणु है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपसे पूछा जाएगा। तो कोरोना वायरस कौन सा है आपका? एक प्रकार से ये है RNA वायरस, ये आपको याद रखना है। तो कोरोना वायरस किस प्रकार का विषाणु है? यानी कि विषाणु को ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे वायरस बोलते हैं। तो उस वायरस का नाम क्या है? RNA वायरस। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के द्वारा कोरोना विषाणु को क्या नाम दिया गया? तो ये हम सबको याद है कि जो WHO है, उन्होंने विषाणु को क्या नाम दिया था? कोरोना वाले को कोविड-19। ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा, इसलिए ये सबको याद है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्प में पुष्प योनि के शीर्ष का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा स्टिग्मा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो एक पुष्प होता है, उस पुष्प योनि के शीर्ष का नाम क्या होता है? तो वो होता है आपका स्टिग्मा। जैसे कि आपका ये पुष्प होता है, इसमें सबसे जो शीर्ष भाग होता है उसका ही नाम हम क्या बोलते हैं? तो उसका ही नाम बोलते हैं स्टिग्मा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों का अध्ययन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा टेक्नोलॉजी, यानी कि बालों के बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका टेक्नोलॉजी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों का अध्ययन, जो हमारी आई होती है आँख, उनका अध्ययन क्या कहलाता है आपका? तो वो कहलाता है आपका ऑप्थेल्मोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर का अध्ययन। तो लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि जितने भी आपके अध्ययन होते हैं उनसे कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं। तो ये सभी वही अध्ययन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के बारे में अध्ययन। तो वो क्या कहलाता है आपका? ऑर्निथोलॉजी। जो पक्षी होते हैं, आपके बर्ड्स होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है आपका। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकलियों के बारे में अध्ययन। तो जो आपकी छिपकलियाँ होती है उनके बारे में अध्ययन आपका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका श्योरोलॉजी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। जितने भी आपको अध्ययन पढ़ाए जाएँ उनको आपको अच्छे से नोट करके रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपका नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। ये बात आप याद रखेंगे, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। ये बात आप याद रखेंगे कि जो 22 मई होती है उस दिन कौन सा दिवस होता है आपका? तो वो होता है आपका जैव विविधता दिवस। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो पौधे होते हैं वो किस प्रक्रिया से आपका प्रजनन करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं? तो वो करते हैं आपका पॉलिनेशन से। जो पॉलिनेशन होता है उसके थ्रू ये क्या करते हैं? तो ये प्रजनन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी
अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये कौन सी आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी, ये आपकी थायराइड ग्लैंड जो भी मैंने बताई थी। इसका आकार कैसा होता है, तो ये होती है आपकी एच आकार की, और यही हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की। तो ये आप सब जानते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, और कब की थी, सन 1665 में। 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वो थे आपके रॉबर्ट हुक। और इनसे एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने कोशिका की खोज सबसे पहले की, लेकिन किस प्रकार की कोशिका की, तो इन्होंने की थी मृत कोशिका की, यानी कि जो डेड सेल होती है उस डेड सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वो आप याद रखेंगे, कौन थे आपके रॉबर्ट हुक थे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज़ा मूत्र में गंधक का कारण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये होता है आपका अमोनिया। जो आपका यूरिन होता है, जब आप यूरिन करते हैं तो उसमें जो स्मेल आती है यानी गंधक आती है, उसका रीजन क्या होता है, तो उसका होता है आपका अमोनिया। ये आपसे सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आने वाला क्वेश्चन, ये जो कूपर कोशिकाएं पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। कूपर कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं, तो ये होती है आपके लीवर के अंदर। लीवर एक ऐसा स्टोर रूम है जो कि आपके जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको पचाने की शक्ति रखता है, और उनको पचाती कौन सी कोशिकाएं, तो वो पचाती हैं आपकी कूपर कोशिकाएं। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आप ये याद रखेंगे, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको आप परसेंटेज में क्या कर सकते हो, तो डोनेट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो आपकी रीजनरेशन की पावर होती है, यानी कि पुण्य निर्माण की, वो भी सबसे ज़्यादा पुण्य निर्माण की प्रक्रिया किसके अंदर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है लीवर के अंदर। यानी कि पुण्य निर्माण का मतलब होता है कि फिर से जल्दी बनना, क्योंकि जो आपका लीवर होता है इसमें होती है हिपेटिक सेल। तो हिपेटिक कोशिकाएं एक ऐसी कोशिकाएं होती है जो सबसे ज़्यादा पुण्य निर्माण की प्रक्रिया करती है। यानी कि जब आप लीवर को डोनेट कर देते हो, तो कुछ लीवर आप डोनेट करते हो तो उतना ही लीवर बनने में 20 से 21 दिन लगते हैं, यानी कि पुण्य निर्माण होने में उसमें को कितने दिन लगते हैं, 20 से 21। किस कारण, क्योंकि उसमें जो आपकी हिपेटिक सेल होती है उनमें सबसे ज़्यादा पुण्य निर्माण की प्रक्रिया पाई जाती है। ये तो हुआ आपका पुण्य निर्माण की प्रक्रिया का सबसे अधिक। और आपसे पूछा जाए कि पुण्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे कम किस्म होती है, तो वो होती है आपके ब्रेन में, यानी कि आपकी न्यूरॉन जो सेल होती है, न्यूरॉन कोशिकाएँ होती है, उनमें सबसे कम आपकी पुण्य निर्माण की क्षमता पाई जाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका, तो ये सबको पता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी माइकोप्लाज्मा। अब ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, तो ये एक बैक्टीरिया होता है और इसकी सबसे छोटी क्या मानी जाती है, आपकी सेल यानी कि कोशिका मानी जाती है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे आपके क्वेश्चन की ओर। आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर के सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी, जो मानव का शरीर है उसकी सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो वो है आपकी स्टेपिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछी गई है स्टेपिस। और आपसे पूछ ली जाए कि जो स्टेपिस होती है ये मांसपेशी सबसे छोटी तो है, लेकिन किस ऑर्गन की है, किस अंग की है, तो ये आपके कानों की होती है। कानों के अंदर कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, स्टेपिस, जो कौन सी होती है, सबसे छोटी होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा के माध्यम से, स्टोमेटा को हम बोलते हैं वातरंध्र, यानी कि स्टोमेटा के माध्यम से एक पौधे की पत्तियों से जल निकलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो आपके प्लांट होते हैं यानी कि पौधे होते हैं, जो इनमें पत्तियां पाई जाती है, पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, आपके वातरंध्र पाए जाते हैं, यानी कि स्टोमेटा पाए जाते हैं। और इनके थ्रू क्या होता है, तो आपका जो जल होता है, पानी, वो इस प्रकार से ऊपर उड़ता रहता है। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश, जब प्रकाश आता है तो उसकी धूप में इस प्रकार से उड़ता रहता है, और उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, वाष्पोत्सर्जन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपायरेशन कहलाता है। जब भी आपके पौधे होते हैं उनसे स्टोमेटा के थ्रू पानी उड़ेगा, कोई भी चीज़ ज़्यादातर ऊपर जो उड़ती है धूप के माध्यम से, वो आपकी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा पौधों के अंदर आपको 2 फैक्ट और हैं मेन जो याद होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि जो प्लांट होते हैं, पौधे, वो अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों के थ्रू, यानी कि इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, हरित लवक, पौधों में हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अब वह क्वेश्चन बनता है जो आपको नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि पौधा अपना भोजन सभी अंगों में, यानी कि तना, पत्ती, सब में किसके माध्यम से भेजता है, तो उसका नाम होता है आपका फलोयम। तो जो फलोयम होता है ये एक कोशिका होती है, इसके माध्यम से क्या होता है, जो आपका भोजन होता है
पौधों के सभी अंग तक पूछता है। भोजन को हम क्या बोलते हैं? फूड। फूड से आप याद रखेंगे फलोयम। एक क्वेश्चन और है आपका सेकंड जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके पौधे होते हैं जो जड़ों के माध्यम से पानी को अवशोषित करते हैं, तो वो पानी को पूरे पौधे में किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? तो उसका नाम होता है आपका जाइलम। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जाइलम को हम क्या बोलते हैं? जल। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जल का संवहन कौन करते हैं? जाइलम। और फूड का यानी कि खाना का जो संवहन होता है वो कौन करते हैं? तो वो करते हैं आपके फलोयम। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको याद होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थैंक यू एवरीवन। आज के आपके इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।